हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में जो हम न्यू सीरीज क्वेश्चन की लेके आए हैं उसका टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी के बारे में हम यहाँ पे आज क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा क्वेश्चंस के अलावा भी वो भी मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बकमिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? बकमिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। इन चारों एलिमेंट्स में से आपको बताना है कि बकमिस्टर फुलरीन इन चारों में से किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। द ऑप्शंस आर फॉस्फोरस, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 कार्बन एंड नंबर 4 जो है आपका वो है सल्फर। तो आप अपना यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर सोचेंगे कि ऑफलाइन या फिर आपने पहले कभी किसी भी टीचर से पढ़ रखा है कि कौन सी यहाँ पे जो बकमिस्टर फुलरीन है किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कार्बन। कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो कौन सी है? बकमिस्टर फुलरीन। एलोट्रोपिक फॉर्म बकमिस्टर जो फुलरीन है इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं 60 एटम्स। ठीक है, 60 एटम प्रेजेंट होते हैं बकमिस्टर फुलरीन में। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे क्या पेपर में पूछता है कि इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही है वैसे बकमिस्टर, मतलब ये कैसा होता है? ये होता है बकी बॉल, बॉल टाइप का बॉल, जैसे फुटबॉल होता है ना उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है और ये एग्जिस्ट करता है इन हेक्सागोनल रिंग्स में और पेंटागोनल रिंग्स में। पेंटागोनल रिंग्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसे बॉल होती है जिसमें हेक्सागोनल बना हो और उसमें पेंटागोनल। हेक्सागोनल मींस ऐसे जिसमें 6 कार्बन हो और पेंटागोनल मींस जैसे ऐसे जिसमें 5 कार्बन हो। तो ये दोनों टाइप्स के रिंग आपस में जुड़ के कितने एटम्स को, कितने कार्बन के एटम्स को अरेंज करती हैं? टोटल 60 एटम्स को अरेंज करती है। तो जो आपकी बकमिस्टर फुलरीन है वो किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो वो है यहाँ पे कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of self combination of the atom of the same element to form long chain is known as। क्या मतलब है इसका? ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ कॉम्बिनेशन करती है। मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब अपने ही साथ वो बॉन्डिंग करती है। आपने यहाँ पे क्या बताना है? आपने ऐसा एटम बताना है, आपने यहाँ पे ऐसा एटम बताना है जिसमें क्या होता है? वो खुद के साथ ही सेल्फ लिंकिंग करता है। क्या करता है? सेल्फ लिंकिंग, मतलब अपने साथ ही वो बार बार क्या करता है? बॉन्ड बनाता जाता है। लिंकिंग का क्या मतलब होता है? बॉन्डिंग करना। क्योंकि आपको पता है एटम के साथ जब जुड़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो उनके बीच में क्या बनते हैं? बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका H2 है, H2 में H एटम, एक H एटम प्लस दूसरा H एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे ये इस टाइप का बॉन्ड बनता है। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे एटम जो खुद के साथ सेल्फ लिंकिंग करते हैं, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा एटम है जो सेल्फ लिंकिंग करता है और उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ लिंकिंग जो एक नेम है उसको क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है प्रोटोनेशन, कार्बोनेशन, कोरोनेशन एंड कैटिनेशन। तो अपना यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसको एक नाम दिया गया है, वो कौन सा नाम है? तो यहाँ पे वो नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है? तो वो है आपका यहाँ पे कार्बन। कार्बन में जो सेल्फ लिंकिंग है, जो कैटिनेशन है, वो क्या होती है? हाईएस्ट।
क्या होती है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है वो कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। तो ये है आपका कैटिनेशन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। यहाँ पे ये 2 बार टाइप हो गया है, उसको आप इग्नोर करना। द वेराइटी ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, मतलब आपने बताना है कोल की ऐसी इन चारों में से कोई वैरायटी जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ है पीट, एंथ्रासाइट, विटुमिनस एंड लिग्नाइट। इन चारों में से बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। तो इन चारों में ही कार्बन की परसेंटेज को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे लेस भी पूछ सकता है। ऐसा यहाँ पे मतलब कार्बन का कोल का यहाँ पे कंटेंट जिसमें कार्बन सबसे कम पाया जाता है। तो 1 बाय 1 हम सभी की परसेंटेज देखेंगे कि किसमें कितने % कार्बन पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे पीट है, पीट में जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है 50 to 60%। एंथ्रासाइट में जो कार्बन पाया जाता है वो है 94 to 98%। और बिटुमिनस में जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है 78 to 86%। उसके बाद लिग्नाइट में जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है 60 to 70%। तो आपको मैंने ये यहाँ पे सभी की परसेंटेज लिख दी कि किसमें कितनी कार्बन % पाया जाता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एंथ्रासाइट ऐसा एक टाइप ऑफ कोल है जहां पे जो कार्बन कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपने बताना है इन सभी में से, चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है किसकी, कार्बन की। और कौन सी फॉर्म, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में तो ऑप्शंस आर डायमंड, कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड चारकोल। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है, पॉज कीजिए वीडियो को, पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है डायमंड। डायमंड क्या है, जो कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टेट नॉन मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो किसकी है, कार्बन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स बिकॉज। ग्रेफाइट जो होता है, जो कार्बन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, बोलता है उसको यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट, एज ए ल्यूब्रिकेंट इन मशीन्स। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन होती हैं उसमें एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या प्रॉपर्टी होती है ग्रेफाइट के पास। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर, it is good conductor of electricity, number 2 it has high melting point and slippery layer, third option is its density range from 1.9 to 2.3 gram per centimeter cube, the last option is it is strong and soft। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ग्रेफाइट के लिए ल्यूब्रिकेंट यूज करने के लिए करेक्ट आंसर है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लेयर्स। क्लियर, यहां पे आपको ये याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसे, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से क्या होती है, अटैच होती है। फिर उसके ऊपर ये एक लेयर होगी, इस लेयर के एक नीचे ऐसे ही लेयर होती है, फिर से एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। मतलब ऐसे लेयर जुड़ती जुड़ती क्या बना लेती है, ग्रेफाइट बना लेती है। और बीच में ये जो स्पेस है ये क्या रहता है, एम्प्टी रहता है।
क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। एम्प्टी रहता है तो इसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, स्लिप करती है, इसलिए इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, स्लिपरी नेचर का होता है। और मेन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि आपको तो पता है फैक्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, मशीन्स में से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो हमें यहाँ ऐसा लिब्रिकेंट चाहिए जो उस हीट से मेल्ट ना हो, मतलब वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। फिर से एलोट्रोप से क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ऐसा यहाँ पे कार्बन का एलोट्रोप बताना है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल एंड 4th ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। बताना है इन तीनों में से कोई करेक्ट है या इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ग्रेफाइट का कैसा नेचर होता है, स्लिपरी नेचर होता है। उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन की लेयर यहाँ, एक कार्बन की लेयर यहाँ, यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, यहाँ पे भी कार्बन एक जो है वो 3 कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ पे बीच में खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। हमेशा जब भी आपका एटम का क्वेश्चन आएगा और एटम के क्वेश्चन में अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उनकी मूवमेंट से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 7th वन, लेड पेंसिल कंटेन। यहां पे आपको बताना है जो हम अपने लिखने के लिए यूज करते हैं पेंसिल, जिसको हम यूजुअली लेड पेंसिल बोल देते हैं, वो कंटेन करता है ग्रेफाइट, लेड, डायमंड एंड लेड सल्फेट। इन चारों ऑप्शन में से बताना है। नाम से ही पता चल रहा है, कई तो सोचेंगे लेड पेंसिल है तो उसमें लेड तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेड पेंसिल में जो आपका लेड होता है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 0। लेड पेंसिल में बिल्कुल भी लेड प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये होता है पॉइजनस इन नेचर। लेड बहुत ही ज्यादा क्या है, जहरीला एलिमेंट है, पॉइजनस एलिमेंट है, इसलिए हम इसको पेंसिल में तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। क्योंकि पेंसिल में यूज करेंगे तो बच्चे जब पेंसिल से लिखते हैं तो वो कई बार मुंह में भी डाल लेते हैं, तो वो पॉइजनस होने के कारण पेंसिल में तो लेड बिल्कुल भी डाला नहीं जाता। तो बाकी बचे ये 3 ऑप्शन, ग्रेफाइट, डायमंड एंड लेड सल्फेट। तो इन चारों में से जो तीनों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसको डाला जाता है किसमें, लेड पेंसिल्स में। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वन, विच फॉर्म ऑफ कोल इज प्रेफर्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कोल्स की ऐसी फॉर्म्स जिसमें सबसे ज्यादा पूछा था कि कार्बन कंटेंट किसमें है। अब यहाँ पे पूछा है वही फॉर्म्स है कोल की, और यहाँ पे पूछा है कि घरों में डोमेस्टिक फ्यूल हम कौन सा इन चारों में से कोल के टाइप को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे डोमेस्टिक खाना बनाने में, घरों में ऐसे है ना, वो यूज करते हैं। तो एंथ्रासाइट है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपका पीट, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थर्ड लिग्नाइट, फिर है आपका 4th ऑप्शन बिटुमिनस। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है आपका वो यूज होता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। आपने देखा होगा जब सड़कें बनती हैं, रोड बनते हैं, तो ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल सड़कों पे, मतलब सड़कों को बनाने के लिए फैलाया जाता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लुक बोलते हैं। तो वो किसकी फॉर्म है, बिटुमिनस की ही फॉर्म है। घरों में हम कोयला यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, सर्दियों में सेकने के लिए, है ना, तो उसमें भी जो वो भी कौन सा टाइप है, यहाँ पे बिटुमिनस का ही टाइप है। तो जो आपका बिटुमिनस है वो यूज होता है फॉर डोमेस्टिक
फ्यूल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9th वन, एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड फॉर द कटिंग एंड ड्रिलिंग। यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, एंड ड्रिलिंग बोलता है ऐसी आपने कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म बतानी है जो क्या करने के काम आती है, कट करने के, किसी चीज को कट करना है, बहुत ही हार्ड चीज है अगर हमारे पास, तो अगर वो नाइफ से कट नहीं हो रही है तो हम उसको किससे कट करेंगे वो बताना है यहाँ पे। और ड्रिलिंग मतलब जैसे कोई दीवार है, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उनमें होल करने होते हैं तो हमें मशीन्स चाहिए, तो वहां पे कौन सा यहाँ पे कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म यूज होती है फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज डायमंड, चारकोल, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डायमंड इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। अगर आपको अपने किसी भी क्वेश्चन से डाउट है तो आप हमें जो अभी आपका कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो हम वहां पे जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपने साथ साथ में इनको नोट डाउन भी करते जाना है ताकि आपको पेपर के टाइम में ज्यादा मुश्किल ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड फ्रॉम कोल। कोल से बताना है आपको कि यहां इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस बनता है, फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इज पेपर, सेकेंड इज कोक, थर्ड इज आयरन, फोर्थ वन इज लैक्टोस। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कोल से क्या बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो कोल है उससे बनाया जाता है कोक। कोक की फॉर्मेशन कोल से होती है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस मेथड से बनाया जाता है कोक फ्रॉम कोल। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। मेथड भी कई बार पूछ लेता है तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पेट्रोल बर्न्स केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू डैश एनर्जी। बोलता है जब भी आपका पेट्रोल बर्न होता है, हम क्या करते हैं गाड़ियों में क्या डालते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं। तो बोलता है कि व्हेन पेट्रोल बर्न, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल जलता है, तब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट, विंड, ठीक है, यहां पे विंड है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे हीट। जब भी गाड़ी चलती है, कोई व्हीकल चलता है, पेट्रोल जलता है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। तो बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। अभी मैंने आपको ग्रेफाइट का बताया था कि ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, लेकिन डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन अदर 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। यही फर्क है ग्रेफाइट और डायमंड में। डायमंड में 4 अदर से होगा और ग्रेफाइट में अदर 3 से अटैच होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। अगर वो एक डायमंड में एक कार्बन अदर 4 कार्बन से अटैच होगा तो वो किस तरह का बनाएगा। ऑप्शंस आर एन हेक्सागोनल एरे, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा, अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल, स्ट्रक्चर ऑफ ए रिंग। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी कार्बन जो है अदर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा, और इसके साथ इसकी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। और हमेशा ग्रेफाइट के केस में याद रखना जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो स्ट्रक्चर उसका स्लिपरी होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाइड्रोजन इज
इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज इलेक्ट्रो। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहां पे एक होगा यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बताना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों है, या फिर कोई भी नहीं है, ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बिहेवियर शो करता है हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जब भी नाइट्रोजन, यहां पे सॉरी, जो आपका हाइड्रोजन है वो मेटल्स के साथ अटैच होगा तो उसका नेचर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ अटैच होगा तो उसका नेचर होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन दोनों तरह के बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। तो यहां पे जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइहाइड्रोजन हैज, जो H2 है, डाइहाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? डाइहाइड्रोजन का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2, ठीक है। तो यहां पे हमें बोला है कि डाइहाइड्रोजन क्या है? 2 आइसोटोप्स एंड नो आइसोमर्स, 3 आइसोटोप्स एंड 2 न्यूक्लियर आइसोमर्स, 3 आइसोटोप्स एंड 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, या फिर 2 आइसोटोप्स एंड 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है डाइहाइड्रोजन का वो है बी ऑप्शन। 3 आइसोटोप्स होते हैं डाइहाइड्रोजन के पास और 2 क्या होते हैं? न्यूक्लियर आइसोमर्स होते हैं। और इसके कौन कौन से आइसोमर होते हैं वो याद रखना है यहां पे। प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम, नंबर 3 होता है यहां पे ट्रीटियम। आइसोटोप सबसे पहले होते क्या हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो प्रोटियम के केस में यहां पे आएगा 1 1, ड्यूटेरियम के केस में आएगा 1 2, ट्रीटियम के केस में आएगा 1 3। 3 आइसोटोप तो हो गए, 2 न्यूक्लियर आइसोमर भी होते हैं। न्यूक्लियर आइसोमर का यहां पे होता है, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक होता है पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो में क्या होता है? जो न्यूक्लियस की स्पिन है, न्यूक्लियस स्पिन वो सेम डायरेक्शन में होती है, और जो आपकी पैरा हाइड्रोजन में न्यूक्लियस की स्पिन है वो होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पे आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 आइसोटोप्स एंड 2 न्यूक्लियर आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय हाइड्रोजन इन इट्स वेरियस कंपाउंड्स आर। बताना है कि हाइड्रोजन किस किस तरह की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो शो करता है। तो ऑप्शंस आर -1 ओनली, 0 ओनली, 0 +1 -1, या फिर +1 ओनली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हाइड्रोजन है वो 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0 +1 और -1। 0 कब शो करेगा? जब वो H2 ऐसे होगा तब 0 होगी। नेक्स्ट +1 कब करेगा? जब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा? नॉन मेटल्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल HCl। और -1 कब होगा? जब आपका H जो है, हाइड्रोजन जो है वो किसी मेटल के साथ अटैच होगा। यहां पे इसकी होगी +1, यहां पे हाइड्रोजन की होगी -1। क्या मतलब है? जब आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तो +1, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां बता दिया, तो आप यहां पे ये नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th।
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे वाटर की हार्डनेस का मतलब यहाँ पे कंसेप्ट आ गया कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी जो फटाफट खत्म हो जाती है थोड़ी देर में, एक होती है परमानेंट जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण होती है। हमने ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ रखा है जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स, ड्यू टू दी बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। इन दोनों आयंस के अगर बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से क्या होती है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहां पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस आर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये नहीं होगा। बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है HCO3 जो आपको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो होती है बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू, H2O2 होता है आपका, यहां पे H2O2 है जो आपका वो होता है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे हम। हाँ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2, H2O2 होता है, ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है H2O2 का, इन चारों में से बताना है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक नेचर या फिर थर्मल इनस्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो होता है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ही इसको यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम घरों में डाई यूज करते हैं, ठीक है, कलर लगाते हैं बालों में, तो उसमें क्या पड़ा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि वो हमारे बालों को क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। तो आपको ये भी मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है इन डाइज में, जो कलर डाई हम करते हैं अपने हेयर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18th वन, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन। चारों में से बताना है कौन हाइड्रोजन के लिए करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, it in atomic form it consists of 1 proton and 1 electron. Hydrogen has electronic configuration 1s1 and it lies in group 1. The last option is all of these. तो ऊपर वाले सारे जो क्वेश्चन है ऑप्शंस हैं वो आपके क्या है करेक्ट हैं, क्योंकि यूनिवर्स में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी क्या होती है 1s1 होती है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो यहां पे डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19th। एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड, बोलता है कि अगर हाइड्रोजन अपने एटम फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो इन चारों में से हम उसको क्या नाम देंगे। द ऑप्शंस आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, नेसेंट हाइड्रोजन एंड ट्रिटियम। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं हो सकते एटॉमिक हाइड्रोजन, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन है, जिसका मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन। जो अभी कुछ ही सेकंड पहले हाइड्रोजन बनी है उसको क्या बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, नेचर में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा नेसेंट हाइड्रोजन। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज, बोलता है कि फायर एक्सटिंग्विश जो बहुत बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, कि लोगों ने तो घरों में भी लगवाए होते हैं, कि फायर लग जाए तो उसकी फटाफट स्प्रे करने से वो आग बुझ जाती है, फायर बुझ जाती है, तो उसमें कोई गैस फिल होती है।
तो हम इन्हें चारों में से बताना है कि कौन सी वो गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होती है, यूज होती है। तो ऑप्शंस आर NO2, H2, CO2 एंड SO2। तो आपका जहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है इन फिलिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स में। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां नोट डाउन करते जाइए यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। इसमें से बताना है चारों में से प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, कौन सा ऑप्शन आपका प्रोड्यूसर गैस के लिए करेक्ट है। तो ऑप्शंस आर यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है कुछ। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। द ऑप्शंस आर H2 प्लस CO, H2 प्लस CO, N2 प्लस CO, Cl2 प्लस CO या फिर N2 प्लस CO2। तो आपकी जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो होती है N2 प्लस CO, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। H2 प्लस CO ये होती है वाटर गैस, इसको वाटर गैस बोलते हैं या फिर सिन गैस बोलते हैं, सिन गैस। ठीक है, तो आपका यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज यहां पे बोलता है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा गया है। सबसे पहले कौन सा एटम आता है आपका, हाइड्रोजन एटम आता है। तो आपको बताना है क्यों रखा गया है उसको अलग। ऑप्शंस आर इट रिजेंबल अल्कली मेटल, वो अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है। इट शो द सेम रिएक्शन एज हैलोजेंस, यहाँ पे बोलता है कि वो सेम रिएक्शंस देता है जैसे हैलोजेंस देते हैं, मतलब यहाँ पे वो हैलोजेंस की तरह बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस की तरह मैच करती है। सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल से भी अपनी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है और हैलोजन से भी रिजेंबल करता है, इसलिए उसको अलग रखा गया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बताना है कौन सा सही नहीं है। द ऑप्शंस आर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, एसिड ऑन, यहां पे ऑन आएगा, ऑन मेटल। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड इज हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन गोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है इन सारों में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन यूज नहीं होता हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहां है सी, हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ मिनरल एसिड ऑन गोल्ड। के साथ तो कोई भी मिनरल एसिड कभी रिएक्ट नहीं करता, मिनरल एसिड कभी रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यहां पे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, तो क्या बनाता है, स्टीम मतलब, तो यहां पे क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है। तो यहां पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24th क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखी है मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस as this mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbons. It is also called synthesis gas और syn gas. करेक्ट आंसर है, अभी हमने पीछे पढ़ा H2 प्लस CO, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिन गैस भी बोलते हैं। इसका हम यूज करते हैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को बनाने में और मीथेनॉल को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है वुड गैस इज सिन गैस फ्यूल विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर फर्नेसेस, स्टोव, व्हीकल इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, डीजल और दी अदर फ्यूल। ये भी आपका करेक्ट आंसर है कि वुड गैस जो हमने ऊपर पढ़ी
उसका यूज हम कर सकते हैं इन केस अगर हमारे पास डीजल प्रेजेंट नहीं है, पेट्रोल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी दोनों यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शंस यहां पे आएंगे बोथ, फर्स्ट, सेकंड या फिर बोथ। तो बोथ आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास राइट हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बोथ आएगा, यहां पे बोथ है, जो दोनों ही ये यहां पे क्या है, करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, हैवी वाटर D2O इज यूज्ड फॉर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज। बोलता है हैवी वाटर का यूज हम कभी भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं करते, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। जो भी हैवी वाटर होता है उसका हम यूज करते हैं किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर। और मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही फास्ट इधर से उधर मूव कर रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी स्पीड क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। तो हम उसमें कुछ सब्सटेंस डालेंगे, कोई मॉडरेटर डालेंगे, और वो मॉडरेटर कौन सा होगा, यहाँ पे हैवी वाटर होगा, D2O होगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन, Which gas is mixed with hydrogen which is used as rocket fuel। बोलता है हाइड्रोजन के साथ कौन सी गैस मिक्स की जाती है जो यूज में आती है एज ए रॉकेट फ्यूल। रॉकेट चलता है तो उसमें फ्यूल भी डलता होगा, कुछ गैसेस डलती होंगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो एक होती ही है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे इसके साथ कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। ऑप्शंस आर N2, O2, CO2 या फिर SO2। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है O2 प्लस H2, इसको हम यूज करते हैं एज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है। तो यहां पे आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी हमने हार्डनेस पढ़ी पीछे, जो टेम्परेरी पढ़ी, जो किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। तो बोलता है यहाँ पे अगर हमने उस हार्डनेस को रिमूव करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड से कर सकते हैं, बॉइलिंग से, क्लार्क मेथड, बोथ A एंड B, या फिर कैलगन्स मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है सी ऑप्शन। बॉइलिंग से भी हम रिमूव कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और क्लार्क मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं। बॉइलिंग तो सिंपल है, उसको गर्म करो, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लार्क मेथड क्या है, इसमें हम हार्ड वाटर में डालते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम डालते हैं वेरी लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और पानी आपका बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। तो आपका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो बोथ A एंड B, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आयरन एंड मॉलिब्डेनम इज यूज्ड एज डैश एंड डैश इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। बोलता है यहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम अमोनिया की जब फॉर्मेशन हो रही होती है तो किस तरह से वो यूज होते हैं, मतलब उनको क्या नेम दिया गया है। अमोनिया की फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं N2 प्लस H2 ऐसे होती है, NH3, यहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। तो आयरन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, और जो मॉलिब्डेनम है वो यूज किया जाता है एज ए प्रमोटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29th, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट व्हाट टेम्परेचर। आपको बताना है डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है, 7 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा जब भी वाटर की डेंसिटी की बात आती है तो वो हमेशा मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है 30th क्वेश्चन, नेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, न्यूट्रल नेचर या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या है, यहां पे कार्बन क्या है, यहां पे कार्बन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं वो। तो यहां पे ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहां पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो यहां पे हमने 30 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप नोट डाउन करिए या बार बार वीडियो देखिए जिससे आपको ये अपने एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे जरूर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, लेक्चर खत्म होता है। फिर मिलते हैं न्यू केमिस्ट्री की सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।